लव डेथ एंड रोबोट सीजन 2 एपिसोड 3 पॉप स्क्वाड। एपिसोड शुरू होता है फ्यूचर में काफी आगे से, जहां इंसान रीजो ट्रीटमेंट नाम की मेडिकल ट्रीटमेंट से अमर हो चुके थे। और असल में रीजो ट्रीटमेंट अमर होने का फॉर्मूला नहीं था, ये बस इंसानों के बूढ़े और डेड होते जा रहे सेल्स को न्यू और यंग सेल्स से रिप्लेस कर देता था, जिससे इंसान और ज्यादा समय तक जवान और जिंदा रह पाता था। मगर रीजो ट्रीटमेंट लेने के बावजूद भी अगर उस इंसान को कोई गोली मार दे तो उसकी मौत हो सकती थी। इन शॉर्ट ये बस एंटी एजिंग ट्रीटमेंट था, जिसके जरिए लोग लंबे समय तक जिंदा और जवान रह सकते थे। इस समय में जो भी इंसान अमर होना चाहता था उसे बच्चा पैदा करने की सख्त मनाही थी, और रीजो ट्रीटमेंट लेने वाले इंसानों के लिए बच्चा पैदा करना एक क्राइम था। इनफैक्ट पूरी दुनिया के अंदर ही बच्चा पैदा करना एक बहुत बड़ा ऑफेंसिव क्राइम था, और अगर कोई सरकार से छुपकर बच्चा पैदा करता है तो फिर पुलिस उस आदमी को अरेस्ट कर लेगी और पैदा हुए बच्चे को जान से मार देगी। गवर्नमेंट ने रूल पॉपुलेशन को कंट्रोल करने के लिए बनाया था। अब एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि एक घर में चोरी छुपे दो बच्चों को पाला जा रहा था, और अब जैसे ही पुलिस को इन दो बच्चों की खबर मिलती है, वैसे ही डिटेक्टिव ब्रिक्स और उसकी टीम मिलकर उस घर में पहुंच जाते हैं जहां इन बच्चों को एक लेडी ने छुपाया हुआ था। अब इस घर के अंदर पहुंचने के बाद पुलिस सबसे पहले तो उस लेडी को अरेस्ट कर लेती है जो इन दो बच्चों को पाल रही थी, और फिर इसके बाद ब्रिक्स उन दोनों बच्चों की तरफ अपनी गन पॉइंट कर देता है। और अब जब ब्रिक्स ने उन बच्चों की तरफ गन पॉइंट करी हुई थी, तब उस समय वो बच्चे ब्रिक्स को बड़ी मासूमियत से देख रहे होते हैं, लेकिन तब भी ब्रिक्स उन दोनों बच्चों को जिंदा नहीं छोड़ता और वो उन दोनों को मार देता है। इसके बाद हम देखते हैं कि ब्रिक्स अपनी कार में बैठकर बादलों से ऊपर बनी अमीर लोगों की सोसाइटी में पहुंच जाता है। असल में इस समय में गरीब लोग जमीन पर रहा करते थे और अमीर लोग आसमान में रहा करते थे। अब हम देखते हैं कि ब्रिक्स अपनी गर्लफ्रेंड एलिस के शो में पहुंच जाता है। एलिस एक सिंगर होती है, और क्योंकि एलिस की आज की परफॉर्मेंस बहुत ज्यादा अच्छी गई होती है, तो इस वजह से उसको अवार्ड के तौर पर एक डायनासोर टेडी बियर दे दिया जाता है। और ये टेडी ठीक वैसा ही टेडी था जैसा उन बच्चों के पास था जिन बच्चों को ब्रिक्स ने यहाँ आने से पहले मारा था। अब ब्रिक्स जैसे ही एलिस के हाथ में उस डायनासोर टेडी बियर को देखता है, वैसे ही उसे उन बच्चों की याद आ जाती है। अब इसके बाद हम देखते हैं कि एलिस के शो खत्म होने के बाद ब्रिक्स जब एलिस से बात कर रहा होता है, तब ब्रिक्स एलिस से बोलता है कि अगर मैं अमर नहीं होता तो मैं तुमसे शादी कर लेता। एलिस ब्रिक्स की बात सुनकर उसे जवाब में बोलती है कि अगर मैं अमर नहीं होती तो मैं तुम्हारे बच्चों की माँ बनना पसंद करती। अब जब एलिस ये बात बोलती है तो हम ब्रिक्स की आंखों में एक सीरियसनेस और एक उम्मीद देखते हैं, जैसे कि मानो वो बहुत लंबे टाइम से एलिस के मुंह से यही सुनना चाहता हो और उसे इसी तरीके की जिंदगी जीनी हो, जहाँ पर एलिस उसकी वाइफ हो, एक नॉर्मल लाइफ हो, और उसके पास छोटे छोटे बच्चे हों जिनको पालते पोसते उनको बड़ा करते इनकी पूरी जिंदगी निकल जाए, और फिर एक दिन खुशी से सुकून से बूढ़े होकर मर जाएं। अब इसके बाद हम देखते हैं कि ब्रिक्स को बार बार उन बच्चों की आंखें याद आ रही थी, उसे उन बच्चों का मासूम चेहरा याद आ रहा था। अब ब्रिक्स को ख्यालों में खोता देख उसकी साथी डिटेक्टिव पेल्टन को कुछ ठीक नहीं लग रहा था। वो समझ गई थी कि ब्रिक्स किसी न किसी दुविधा में या फिर परेशानी में है। अब इसके बाद हम देखते हैं कि ब्रिक्स अपनी गर्लफ्रेंड के टेडी बियर पर लगे टैग को देखता है। इस टैग पर उस शॉप का नाम लिखा हुआ था जहाँ से ये टेडी खरीदा गया था। अब शॉप के बारे में पता चलते ही ब्रिक्स उस शॉप तक पहुंच जाता है जहाँ से ये टेडी खरीदा गया था। अब जब ब्रिक्स वहाँ पहुंचता है तो वो देखता है कि एक लेडी 200 साल पुराने टॉय कार को खरीद रही थी, और अब टॉय कार को खरीदता देख ब्रिक्स उस लेडी का पीछा करने लगता है, और फिर वो उसका पीछा करते करते उसके घर तक पहुंच जाता है। उस लेडी का घर एक बर्बाद हो चुकी सिटी के बीचों बीच था, जहाँ पर दूर दूर तक कोई नहीं रहता था और न ही वहाँ कोई आता था। अब जब ब्रिक्स उस लेडी के घर पहुंचता है तो वो अपनी गन निकालता है और उसके घर में घुस जाता है। ब्रिक्स के घर में घुसते ही उसे एक छोटी बच्ची दिखाई देती है जो उस 200 साल पुरानी टॉय कार से खेल रही थी। ब्रिक्स उस बच्ची को देखकर उस कमरे में घुस जाता है जहाँ पर वो बच्ची थी। अब इसके बाद हम देखते हैं कि जैसे ही बच्ची की माँ एवा ब्रिक्स को अपने घर में देखती है, वैसे ही वो डरते हुए अपनी बच्ची को गोद में ले लेती है और उसे छुपाने की कोशिश करने लगती है। ब्रिक्स एवा को डरता देख उसे बोलता है कि डरो मत, मुझे बस तुमसे कुछ सवाल करने हैं। ब्रिक्स के इतना बोलने के बाद एवा और ब्रिक्स चेयर पर बैठ जाते हैं, और इसी के साथ एवा अपनी बेटी को दूध पिलाने लगती है। अब यहाँ पर ब्रिक्स एवा से पूछता है कि तुम जैसे लोग बच्चे क्यों पैदा करते हो। एवा ब्रिक्स के सवाल का जवाब देते हुए बोलती है कि मैंने 218 साल की एक बहुत लंबी लाइफ जी है और मैंने सब कुछ देख लिया है, लेकिन जब मेरी बेटी पैदा हुई तो उसकी आंखों से दुनिया को फिर से देखने का एहसास एक बिल्कुल अलग एहसास था। ये मासूम है, बहुत प्यारी है, और इसकी आंखों से दुनिया को फिर से देखना बिल्कुल अलग एहसास है। वो एहसास जब इसने मेरे को पहली बार मम्मा बोला था। अब हम देखते हैं कि ब्रिक्स एवा की बात सुनते सुनते उस बच्ची की तरफ भी देख रहा था, और साथ ही वो उस बच्ची की मुस्कुराहट को देखते हुए मुस्कुरा भी रहा था। यानी कि अब ब्रिक्स के अंदर की दबी हुई ममता भी, इंसानियत भी बाहर आने लगी थी, और वो भी बच्चों से प्यार करने लगा था। अब इसके बाद हम देखते हैं कि जैसे ही ब्रिक्स उस बच्ची के साथ खेलना शुरू करता है, वैसे ही एवा ब्रिक्स की गन को उठा लेती है और फिर उसके बाद ब्रिक्स को गन पॉइंट पर ले लेती है। लेकिन ब्रिक्स क्योंकि डिटेक्टिव था तो इस वजह से एवा की एक नहीं चलती, और फिर ब्रिक्स एवा से गन छीनकर उसका हाथ मरोड़ के उसे टेबल पर लिटा देता है और अपने दूसरे हाथ से अपनी गन को बच्ची की तरफ पॉइंट कर देता है। और अब अपनी बच्ची की तरफ गन पॉइंट होती देख एवा अपनी बच्ची की जान के लिए ब्रिक्स से भीख मांगने लगती है, गिड़गड़ाने लगती है, लेकिन एवा के रोने और गिड़गड़ाने का ब्रिक्स पर कोई असर नहीं हो रहा था। लेकिन फिर जब ब्रिक्स उस बच्ची की आंखों में देखता है, उसके मासूम चेहरे को देखता है, तो वो उसको मारने का प्लान ड्रॉप कर देता है, क्योंकि उसके अंदर हिम्मत ही नहीं हो पाती इतनी प्यारी और इतनी मासूम बच्ची को मारने की। और अब उस बच्ची की मासूमियत की वजह से ही ब्रिक्स उस बच्ची को गोली मारे बगैर ही घर से बाहर निकल जाता है। और अब ब्रिक्स जैसे ही एवा के घर से बाहर आता है तो वो देखता है कि उसकी साथी डिटेक्टिव पेल्टन उसका पीछा करते करते एवा के घर तक पहुंच गई है, और अब पेल्टन को भी पता चल गया था कि एवा के घर में कोई बच्ची है, और पेल्टन साथ में ये भी समझ चुकी थी कि ब्रिक्स उस बच्ची को बचाना
चाहता है। और अब क्योंकि पेल्टन को सारी सच्चाई पता चल गई थी तो इस वजह से पेल्टन ब्रिक्स की तरफ गन करके गोली चला देती है। और अब जैसे ही पेल्टन गोली चलाती है वैसे ही ब्रिक्स भी अपनी गन से गोली चला देता है। और अब हम देखते हैं कि ब्रिक्स की चलाई गोली से पेल्टन की मौत हो जाती है। और अब हम देखते हैं कि पेल्टन को मारने के बाद ब्रिक्स अपनी गन को जमीन पर फेंकते हुए पहली बार बारिश को अपने चेहरे पर महसूस कर रहा होता है। और ये एहसास ब्रिक्स की लाइफ का अब तक का सबसे खूबसूरत एहसास था। इस बारिश के अंदर उसका मन, उसका दिल पूरी तरीके से शांत हो गया था। एक पल की बारिश ने ब्रिक्स की पूरी जिंदगी का बोझ उसके ऊपर से हल्का कर दिया था। और अब हम देखते हैं कि ब्रिक्स बारिश को महसूस करते हुए जमीन पर गिर जाता है। ब्रिक्स जमीन पर इसलिए गिर जाता है क्योंकि पेल्टन की चलाई गोली ब्रिक्स को लग चुकी थी और अब जख्मी होने की वजह से ही ब्रिक्स जमीन पर गिर गया था। यह एपिसोड हमें सावधान करते हुए ये मैसेज देने की कोशिश करता है कि इंसानों को अमर होने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ये एक सिविलाइजेशन के तौर पर सबसे भयानक और सबसे बुरा साइंटिफिक डिस्ट्रक्शन होगा। क्योंकि पुराने लोग मरेंगे नहीं और नए लोग कहीं ना कहीं तो थोड़े बहुत तो पैदा होते ही रहेंगे। तो 100 या 200 साल बाद अमर हो चुकी जनरेशन पुराने ख्यालों की होगी और इसी वजह से वो न्यू इन्वेंशन और इनोवेशन नहीं कर पाएंगे। और एक टाइम ऐसा आएगा जब ह्यूमन सिविलाइजेशन का हर एक इंसान पुरानी चीजें भूलने लगेगा। और बात सिर्फ इतनी नहीं है, इंसानों के अमर होने की वजह से यूनिवर्स का बैलेंस भी बिगड़ जाएगा। क्योंकि यूनिवर्स चलता ही परिवर्तन पर है, वो चलता ही इस रूल पर है कि पुराने को जाना होगा और नए को आना होगा। इन शॉर्ट, परिवर्तन जरूरी है और परिवर्तन संसार का नियम है। जो अनंत और अखंड है वो सिर्फ सनातन है। और अब इसी मैसेज के साथ ये एपिसोड खत्म हो जाता है।